एक्सीडेंट के केसेस या स्टैब वोन या गन शॉट के वोन के पेशेंट आते थे, 50-50 अटेंडेंट साथ होते थे। जहाँ अपने ब्लड की बात की सब गायब हो जाते। तो मैं उनको लेके जब जा रहा था ब्लड बैंक की तरफ, तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया। उससे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा खून देने जा रहा हूँ। और उसका भाव पड़ गया, तुमने खून नहीं देना, अगर तुमने खून दिया तो सिविल अस्पताल की पत्थर की दीवार में मैं अपना सर मारूंगा और अपने आप को मार लूँगा। और उसके बाबा को मैं समझा रहा था, बाबा जी आपकी बहू मर जाएगी। कहते मर जाए दूसरी आ जाएगी। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, कोई घर बेच के आता था। और मैंने बहुत सारे जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये दुआ करते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले। क्योंकि उस ज़माने में जो है ना ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो ब्लड डोनेट करते थे वो दादा जो बेचा करते थे अपना ब्लड, वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे। कि अब लियारी के एक स्कूल, किरण फाउंडेशन का एक स्कूल है वहाँ पर, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने उन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए जमा किए। अच्छा। वो हर कोई उधर गए, खोखे पे गए, किसी से 1 रुपया, किसी 2 रुपया करके 2.5 लाख रुपए। वाह, क्या कभी किसी चीज़ का रिग्रेट हुआ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया है मुझे। नहीं, बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ मेरे आसपास भी जो आपको बहुत एडमायर करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है हसल। हसल एज़ यू नो बताता है कि कोई किसी ने कितनी स्ट्रगल की है या कितना कंसिस्टेंट और रेजिलिएंट रहा है वो अपने काम को लेकर, और उसी के बारे में हम जानेंगे आपसे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट अबाउट इंडस हॉस्पिटल, मुझे ये जानना है कि आपका बचपन कैसा था? बचपन माशाल्लाह अच्छा था। मैं बेसिकली हूँ मैं पेशावर से, लेकिन मेरी पैदाइश और तालीम कराची की। मेरे फादर 56 में कराची आ गए थे। हम 7 भाई और 4 बहनें। मतलब क्रिकेट टीम थी, एक रिज़र्व नहीं था कोई। तो बस मेरी सबसे बड़ी बहन है, वो मुझे याद भी नहीं कि उनकी कब शादी हुई थी। ठीक है, तो इतना फ़र्क है हमारे उसके अंदर। और तालीम, एक खुशकिस्मती ये कि एक दीनी घराने में पैदा हुआ था। अच्छा। वालिदैन जो है ना तहज्जुद गुज़ार थे। तो वो तरबियत आज जो इस पोजीशन में खड़ा हूँ उनकी तरबियत की वजह से और उनकी दुआओं की वजह से। तो मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो दुआ बाआवाज़ करा करते थे। ठीक है। अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम ले लेकर। अच्छा। और मेरे फर्स्ट कज़न 108 हैं। मेरी 8 पुप्पियाँ, 8 चचा। तो उन सब के नाम याद रखना। और फिर अपने बच्चों के नाम, अपने बच्चों के लिए दुआ करना। तो मैंने सारी उम्र उनसे एक ही दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। ना इज़्ज़त के लिए, ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। मैं रहाइश मेरी ज़्यादातर गार्डन ईस्ट में था। वहीं पर मैं पला बड़ा, वहीं पर खेल कूद किया। स्कूल भी नज़दीक था। पहला स्कूल मैंने जो फलस्ट में किया, ये मिशनरी स्कूल था। फिर मेरा 8th क्लास तक वहाँ पढ़ा। फिर मैंने मैट्रिक स्प्रिंगफील्ड से किया, जो कि एक आसास के ऊपर था। और कॉलेज मैंने आदमी साइंस कॉलेज से किया। अच्छा अच्छा। FSC वहाँ से किया। और फिर डा मेडिकल कॉलेज में मैंने। तो डॉक्टर बनने का शुरू से माइंड था बचपन से? हमेशा से। हाँ। हमेशा से था। और हमारे ज़माने में जब कोई ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं थे, वो बच्चों से पूछते कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहता है डॉक्टर या इंजीनियर। और जो उसमें नहीं होता था वो कॉमर्स में चला जाता था। अब तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर बनने का शायद जहन में होगा, पर फिलेंथ्रोपी का तो जहन में नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर असल में हमने कुछ डॉक्टर्स, हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते थे जो कि नज़दीक ही रहते कहते। वो मेरी दादी हमारे साथ होती थी, तो उनके लिए वो घर पे आया करते थे। तो जिस तरीके से वो बात करा करते थे, तो उससे एक एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर इस्माइल नाम था उनका, तो उससे फिर ये था कि डॉक्टर का पेशा तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें खिदमत ही हो सकती है। तो वो हमेशा से ये था कि डॉक्टर बनना है और लोगों की खिदमत करनी है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो फिर जब आपने ऑफ कोर्स डाउ से पढ़ा एंड फिलेंथ्रोपी का जज्बा हमेशा से आपके दिल में था, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई प्रैक्टिकली? तो देखिए, मैं एक तो ये कि अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा था और इस वजह से जो है ना हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आता रहा। मेहनती बहुत था और तालीम, मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती थी, खेल कूद बहुत कम करता था।
डाव मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया 1979 में। उसके साथ सिविल हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसके हालात बहुत ही मखदूश हुआ करते थे उस ज़माने में। अब तो काफ़ी बेहतर हो गए। तो बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था, बाकी सब आउट ऑफ पॉकेट होता था। तो गरीब तरीन लोग आया करते थे। ओके। तो और उसमें वो भी जो है ना इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते थे या सबब ऑफ कराची से आते थे। ठीक है। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, कोई घर बेच के आता था। और मैंने बहुत सारे जवान औलाद के लिए वालिदैन को ये दुआ करते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, कि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ और 8 को बचा लूँ घर में। अल्लाह इसको उठा ले। और ये सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं होते थे, लाखों में होते थे। तो डाव मेडिकल कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स से उन्होंने 79 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो आपस में पैसे जमा करते थे, गरीब मरीज़ों के लिए दवाइयाँ जमा करते थे, ब्लड ख़रीद के दिया करते थे। उस ज़माने में जो है ना ब्लड डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ओके। और जो ब्लड डोनेट करते थे वो अदादर जो बेचा करते थे अपना ब्लड, वो ड्रग एडिक्ट्स होते थे और सिविल हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पे लेटे होते थे। ड्रग एडिक्ट्स। ड्रग एडिक्ट्स वो अपना खून बेचा करते, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी बेचा करते, पैसों के लिए। पैसों के लिए। और उनके एक सेहतमंद आदमी 3 महीने में 1 दफ़ा ब्लड दे सकता है, आप सोचेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा बेचा करते, तो उनके खून में ब्लड के अलावा सब कुछ होता है। हेपेटाइटिस है, मलेरिया, सिफिलिस है। तो जो आज हमारा हेल्दी पॉपुलेशन में 10% हेपेटाइटिस बी और सी है, तो ये उसी की वो जड़ें जो उस वक्त हमने बीज बोए थे वो आज हम काट रहे हैं। तो मैंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था 1980 में ही। और 81 में ये जो ब्लड डोनर्स ना ये स्ट्राइक पे चले गए थे अपना पैसा बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो क्यास हो गया शहर में, बहुत सारी अमवात हुई। हाँ। तो हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट करें, उससे कुछ फासला हुआ। लेकिन that strike was a blessing in disguise. We thought we can't be hosted to these people. तो हमने कहा अपना ब्लड बैंक बनाते हैं। और इस पाकिस्तान के में पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक डाव मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया और मैं एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड मेडिकल स्टूडेंट। वाह। तो बड़ा मुश्किल काम था लोगों को मोटिवेट करना। एक्सीडेंट के केसेस या स्टैब वोन या गन शॉट के वोन के पेशेंट आते थे, 50-50 अटेंडेंट साथ होते थे। जहाँ अपने ब्लड की बात की सब गायब हो जाते, कोई डोनेट नहीं करता था। तो बड़ा मुश्किल काम था। मतलब आज तो लोगों में बड़ा जज्बा है, लोग कर रहे होते हैं। अब आ गया है। तो वह वो जो हमने शुरू किया था 30 साल बाद ये हुआ। शुरू में 1 ब्लड जाता था, जिस दिन 2 जाते थे हम पार्टी करा करते थे। अच्छा। कि आज 2 चले गए। और मुझे एक वो पठान मरीज़ याद है, औरत लिवर रूम में ब्लीडिंग की वजह से मौत अजीज़ की कैफियत में थी। वहाँ से कॉल आई तो मैं वहाँ पर पहुँचा और उसके अटेंडेंट को मैंने बाहर मिल गया, तो उसका शौहर, तो उसको मैंने कहा तुम अपनी बीवी के लिए खून दे दो, नहीं तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी। अच्छा, वो सिंपल सा आदमी था। तो मुझे कहना डॉक्टर साहब अगर मैंने खून दिया तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे बहन नहीं होती है। तो मैं अच्छा, लोगों के कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन थे। तो मैं उनको लेके जब जा रहा था ब्लड बैंक की तरफ, तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया। उससे पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा खून देने जा रहा हूँ। और उसका बाप पड़ गया, तुमने खून नहीं देना, अगर तुमने खून दिया तो इस सिविल अस्पताल की पत्थर की दीवार में मैं अपना सर मारूंगा और अपने आप को मार लूँगा। और उसके बाबा को मैं समझा रहा था, बाबा जी आपकी बहू मर जाएगी। कहते मर जाए दूसरी आ जाएगी। तो इन हालात में डाव मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट आज तक वही चलाते हैं। 275 यूनिट्स पर डे जाता है। प्रोफेशनल डोनर्स ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम लगा लेकिन एक चेंज आया, एक विजन के साथ। फिर कंपोनेंट्स ब्लड के जो है ना वो सबको होल ब्लड मिला करता था। प्लेटलेट्स, पैक्ड सेल्स, क्रायोप्रेसिपिटेट, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हमने पे एक मशीन मंगवाई थी। मैं खुद जर्मनी गया एज अ 4th ईयर स्टूडेंट, ट्रेनिंग करके आया, फिर लोगों को ट्रेन किया आके और फिर कंपोनेंट्स देना शुरू किया। तो एक मनी फ्री, सारा काम फ्री करते थे, डोनेशन पे चलता था। ये डोनेशन आपको मिलना शुरू हो गया था। ओह वाह, शुरू हो गया था। तो बस ये वो वहीं से अपनी पढ़ाई भी करते थे और ये काम भी करते थे। और पहला डोनेशन कितना मिला था? पहले डोनेशन उस ज़माने में तो बहुत थोड़े थोड़े मिलते थे। मतलब 500, 100, 500, 1000। एक दफ़ा उस ज़माने में आगा हसन आबदी BCCI के जो चेयरमैन होते थे, उनकी बड़ी फिलैंथ्रोपी के मशहूर थी। तो मैं उनके ऑफिस में जाता था। वो यूजुअली पाकिस्तान होते नहीं थे, आते भी चंद घंटों के लिए थे, अपने जेट पे आते थे और निकल जाते थे।
मैंने एक एप्लीकेशन दी, मैं जब पता लग गया आ रहे हैं तो मैं वहाँ पहुँच जाता था, मुलाकात नहीं होती थी। साल के बाद, साल मेरी के बाद? 1 साल के बाद मुझे उनसे मुलाकात हुई, वाह! और ये बहुत चंद सेकंडों की मुलाकात थी। मतलब मैं, उन्होंने मुझे बुलाया कमरे में और सिर्फ मुझे तब देखा, उन्होंने कहा कि आई हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट एंड वी विल डू समथिंग। बस इतना जुमला हुआ और मैं वहाँ से निकल आया। और 1 हफ्ते के बाद बाय पोस्ट एक ख़त आया जिसके अंदर एक चेक था। जब उसको निकाल के देखा तो 2,40,000 रुपए का चेक था। हम लोग तो सब बेहोश हो गए थे। मतलब हमने फिर उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अरे हम वाह! सब लोगों ने अपनी जेब में रखी थी कि यार इतना बड़ा चेक है। आज भी शायद उसकी कॉपी पड़ी हुई हो। वाह! तो बस इसके बाद है, यहाँ पर हुआ, फिर ये काम चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई, लोग जानने लगे हाँ, कि पीडब्ल्यूए के बच्चे हैं, बड़ा अच्छा काम हाँ, करते हैं। हाँ। हम समझते थे कि पीडब्ल्यूए जो है ना एक इदारा है जो कि लोगों की मदद करता है। हुँ, वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसने हमको ट्रेन किया, जिसने हमारी क्रेडिबिलिटी बनाई। तो वो दवाइयाँ दे देना, ब्लड कर देना, ये कर देना, ये तो एक वो था। लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स जो थे ना, वो ये थे कि हम जैसे लोगों को, मतलब आज मैं जो मुझे खड़ा हुआ हूँ तो वो इस वजह से हूँ कि जी ये पीडब्ल्यूए में था। बारी को एज़ बारी कोई नहीं जानता। बारी कौन सा? वो पीडब्ल्यूए वाला। हुँ, और उसमें हमने जो है ना वैल्यूज़ सीखी। हमारे यहाँ वहाँ पर हम लोग जो है ना, किसी के अंदर वो नहीं होता था कि जी, हमारे सुविधेर में किसी की तस्वीर नहीं होती थी। अच्छा। बिल्कुल नहीं, कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। जब मैं ट्रेनिंग करके आया वापस इसकी ब्लड फ्रैक्शनेशन मशीन की, तो उसी ज़माने में एक प्रोड्यूसर थे इकबाल हैदर, ठीक है। उनके वालिद साहब शायद हमारे सिविल हॉस्पिटल में पहले एक प्राइवेट विंग भी होता था, वहाँ दाखिल थे। उनको ब्लड की ज़रूरत होती, वो जब आके देखा ब्लड बैंक में तो उन्होंने देखा बड़ा अजीब निज़ाम है। तो उन्होंने पूछा कौन है इसका इंचार्ज, तो बताया लोगों ने कि जी डॉक्टर बारी, अब्दुल बारी हैं। उस वक्त तो डॉक्टर नहीं थे हम। तो और वो अभी आए हैं वापस जर्मनी से ट्रेनिंग लेकर। तो वो फिर मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि जी हम आपको, उस ज़माने में एक नौजवानों का प्रोग्राम चलता था पीटीवी में, एक ही चैनल होता था पीटीवी, फरोज़ा के नाम से। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप आएँ हमारे पे और अपने इसके बारे में बताएँ। अच्छा, तो फिर ये मसला हमारी कैबिनेट में गया। तो कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, 8 घंटे लगाए कि और पर्सनल कि प्रमोशन नहीं आपको करनी जाना थी। चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो 8 घंटे के बाद ये फैसला हुआ कि हम बारी नहीं जाएगा। अच्छा, और हम वहाँ गए, वहाँ पर तो लोग उस वक्त सिफारिशों से टीवी में जाया करते थे। हम वहाँ गए थे उनको मना करने के लिए कि हम नहीं जाएंगे। अल्लाह! तो वो बड़े हैरान हो गए। फिर उन्होंने एक उस ज़माने में एक नीलाम घर होता था, तारिक अजीज़ करा करते थे। तो उसमें एक नौजवानों का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप कुछ भेज दें लोगों को। हमने 30 लोगों को भेजा शराइत के साथ। आप किसी से नाम नहीं पूछेंगे और सबसे जूनियर बच्चे से पूछेंगे कि क्या है पीडब्ल्यू, क्या है, कैसे है। अच्छा, तो वो एक वैल्यू सिखाई, नेगोशिएशन लोगों से करना, वो हमने सीखा। और तो आज जो है उसकी वजह से है। और लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि जो आपने अस्पताल बनाया है इंडस हॉस्पिटल, वो चलेगा कैसे? मैंने कहा मेरे पास फैक्ट्री है जहाँ पर बारी जैसे लोग प्रोड्यूस होते हैं। लवली। ये अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मेरा सवाल भी बीच में जब मैं लिख रही थी सवाल, तो मैं यही सोच रही थी कि एक बंदा अगर उतने जज़्बे के साथ काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे अपने जैसे लोग भी आसानी से मिल जाएँ, वैसी टीम बन जाए। क्योंकि इदारे की बुनियाद तो आपने रख दी, लेकिन वो यहाँ तक लाने के लिए आपको अच्छी टीम तो ज़रूर चाहिए ही होगी। बिल्कुल, देखिए हमने उसी उसी वैल्यू से सीखा और यहाँ पर लोगों को लेते रहे। और हमेशा से एक जहन में रखा था कि जी ये कोई चीज़ बारी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, ये 3 लोगों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो लोग डेवलप करते चले गए और टीम ऐसी ली जो कि डेडिकेटेड थी, पैशनेट थी और उनको एम्पावर किया हुआ था, डेलीगेट किया हुआ था। मैं पहले जब से शुरू हुआ 2007 में, तो उससे पहले मैं तो ढाका मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था कार्डियक सर्जरी का। हाँ, जी। तो अब सवाल इंडस हॉस्पिटल की करूं कि वो कैसे आया, कैसे हाँ, वजूद है, क्यों हाँ, हुआ। हाँ, बुनियाद। तो 1986 में कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, हाँ, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और कोई 500 लोग ज़ख्मी थे। और मैं हाउस जॉब कर रहा था, मैं अभी ग्रेजुएट किया था।
और उसमें से जब इमरजेंसी आना शुरू हुई तो हम लोग इमरजेंसी में पहुंच गए थे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि डेड बॉडीज़ आ रही हैं, उनके साथ ज़ख्मी भी आ रहे हैं, और ज़ख्मियों को हमने उस डेड बॉडीज़ में से निकाला और उनको जब बेड ख़त्म हो गए तो फ़र्श पे लिटा के ट्रीट किया। बहुत बुरी हालत की इमरजेंसी होती थी उस वक्त। तो लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में लाखों रुपए लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स की, ड्रिप्स की ज़रूरत है। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये पाकिस्तानी कौम एक अजीब कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने इससे पहले कहीं नहीं, किसी और कौम में नहीं देखा। 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, कोविड हो, या अभी 2 साल पहले जो सैलाब आया, जिस तरीके से ये कौम रिएक्ट करती है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। और बस मेरी एक दुआ ये होती है कि आम हालात में भी हम वैसे ही हो जाएं जैसे क्राइसिस में होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। ट्रू। तो वो सिचुएशन में यू थॉट कि अब हमें उस वक्त ये हुआ कि फिर हमने जब इससे निकले तो हम ये पहला कोई इतना बड़ा हादसा हुआ था पाकिस्तान उधर उसमें। उस वक्त फिर हमने सोचा था कि यार अगर आइंदा कभी हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो फिर हमने कोशिश की कि हम इसको नया बनाते हैं। ओके। तो हम एक अशर शाहिद अब्दुल्ला साहब के पास पहुंच गए। अच्छा। आर्किटेक्ट थे वो, उनके पास गए और उनसे हमने कहा कि हमको एक ऐसी इमरजेंसी बनानी है, आप हमको फ्री में इसका पूरा प्लान बना के दें। तो उन्होंने फ़ौरन कहा ठीक है, और फिर 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बनाया। ओह। तो उसके बना के फिर उन्होंने पूरी सुपरविजन भी रखी। तो उनके वहाँ से हमारे साथ उनके आर्किटेक्ट थे, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, उन्होंने तारिक कैसर को रखा, और फिर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना अदनान अजदर थे, उनके पास काम करते थे, उनको रखा। तो बस फिर काम शुरू कर दिया। हमने कोई बजट बनाया, कुछ 36 लाख रुपए का बजट था उस वक्त के 36 लाख बहुत थे, आज के हिसाब से वो करोड़ों में होंगे। तो हमने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। पहले हमने बनाया था 12 लाख रुपए का, फिर हमने कहा नहीं, एक मॉडर्न बनाते हैं, इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सेंट्रल सक्शन भी होना चाहिए, मॉनिटर्स भी होने चाहिए, और टॉप क्लास की बनेगी। तो बात 36 लाख तक पहुंच गई। ओह। पैसे जमा करने शुरू कर दिए तो 12 लाख मुश्किल से हो रहे थे। 12 लाख मुश्किल से हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे। तो मेरे साथ डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी थे, तो वो फिर डॉक्टर अमीन थे। तो उनसे मैंने कहा कि एक दिन वो परेशान बहुत हो गए थे कि मैं हाउस जॉब कर रहा था, ज़फ़र फाइनल ईयर में थे। तो एक दिन उन्होंने कहा यार बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा, उसके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने एक काम ये किया था कि हम पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों के पास गए थे। स्कूल के बच्चों के पास गए। हाँ। और हमने एक्चुअली हमको वहाँ से कुछ वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र था, उसके पास उस हादसे की जगह की तस्वीर थी। ठीक है। हमने वो तस्वीरें उससे ले ली। वो बहुत हौलनाक तस्वीर थी कि हर तरफ भगदड़ मची हुई है, आग लगी हुई है, खून फैला हुआ है, हाँ। इंसानी आज़ाब बिखरे हुए हैं, दरख्तों की शाखों पे लटक रहे हैं, तारों में लटक रहे हैं। उससे फिर हमने उस ज़माने में ये कंप्यूटर तो इतना आम नहीं था, तो हमने वो स्लाइड शोज़ बना दिए, स्लाइड्स बनाई, और हम स्कूलों में जाते थे, वहाँ प्रेजेंटेशन देते थे और बच्चों को मनी बॉक्सेस देते थे। तो जब एक दफ़ा बहुत परेशानी में ज़फ़र बैठे हुए तो मुझे कहने लगे यार बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम जाना, तुम्हारा काम ज़्यादा। उससे पहले हम स्कूलों में कुछ दे के आ गए थे। अच्छा। तो मैं उसको कहता था ज़फ़र हो जाएगा यार, अल्लाह मियाँ करा देगा, फ़िक्र नहीं करो। तो अभी ये बहस हो रही थी कि बस मैं जा रहा हूँ, मेरा इम्तिहान भी नज़दीक है। तो एक स्कूल से कॉल आ गई हमको, अच्छा। प्रिंसिपल की, सिटी स्कूल था कोई PCHS में। तो बड़े घबराहट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर बारी, डॉक्टर ज़फ़र, हमें आप लोग चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए, वो मनी बॉक्सेस वापस आए हैं, उसको काउंट करना है। तो हम 8-10 लोग लेके पहुंच गए वहाँ पर स्कूल में, और जब वहाँ जाके देखा तो एक बड़ी सी टेबल पे उन्होंने सारे डब्बे खाली किए हुए, तो एक हीप था पैसों का। हमने काउंट करना शुरू कर दिया, तो पहले स्कूल से जो पैसे आए वो 1.25 लाख रुपए थे। 1.25 लाख रुपए। फिर अनबिलीवेबल। उसके बाद दूसरे स्कूल, फिर तीसरे स्कूल, तो 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। यकीन नहीं आ रहा। 300,000 जो थे
वो कॉइन्स की सूरत में थे। उस ज़माने में 5 पैसे का, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा और कॉइन आप होता लोग था। का भी बिलीव था कि हम स्कूल से शुरू करते हैं, मतलब वरना एक जनरली नया लोग आइडिया ज़रा आया था पहली दफ़ा, हाँ पहली दफ़ा स्कूल में गए थे, तो उस पे से हमको ये जो जो कॉइन्स थे वो 40 बोरियाँ थी। अब उसको चेंज कराने के लिए बुल्टन मार्केट जा गए थे। बुल्टन मार्केट में वहाँ पर अब आप किसी को कॉइन्स दें तो 100 रुपये देने के लिए 95 के वो देते थे हमको। आप 105 रुपये देंगे तो आपको 100 मिलेंगे। ओह तो लेकिन उन लोगों ने भी 100 के 100 दिए। अच्छा हाँ, तो ये मुझे नज़र आया कि माशाल्लाह। यार सब में ज़मीर है, सब लोग लोग कुछ करना साथ दे चाहते रहे हैं। हैं हाँ तो ये जब कंप्लीट हो गया हॉस्पिटल, तो इस दौरान हमको पीडब्ल्यूडी ने बड़ा तंग किया था। क्यों? पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट बस रोड़े अटका रहे थे, कभी ये चीज़ कभी वो चीज़, वो जो होता है उन लोगों का तरीक़ाकार। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले हमने बोर्ड जब लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि एक दिन अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। हम्म तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया, जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। तो हम समझते हैं ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, असल तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हम रोज़ जागते हुए ख्वाब देखते हैं और उसकी ताबीर पाते हैं। ब्यूटीफुल इसके बाद सब डिस्पर्स हो गए, ज़फ़र और अमीन, ये मेरे साथी सब चले गए बाहर अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। कोई यूके चला गया, कोई आयरलैंड चला गया, कोई अच्छा। अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस था, अच्छा तो मैंने कहा मैं तो जा नहीं सकता हूँ। तो मेरे वालिद साहब सोचते थे कि इसका भी ख्वाहिश होती होगी जैसे इसके दोस्त गए हैं, आपकी ये थी भी ख्वाहिश? जाएंगे। नहीं, मुझे पता था कि मैं फैमिली में एक ही डॉक्टर था और मुझे पता था कि मेरे वालिद साहब को मेरी ज़रूरत है। वो मुझसे कहा करते थे, बेटा तुमको इस मुल्क में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेगा। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। माशाल्लाह फिर मेरा मिशन था, मैंने कार्डियक सर्जन बनना है, हम्म क्योंकि उस ज़माने में NICVD यहीं पर एक जो है ना कार्डियक सर्जरी होती थी, बाकी कहीं नहीं होती थी। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आया करते थे। हाँ सिविल हॉस्पिटल में भी नहीं था। तो मैं ट्रेनिंग के लिए NICVD जब पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि बहुत रश है, 2 थिएटर हैं, 10 बेड का ICU है, वो वेटिंग लिस्ट कोई 3.5-4 साल की है और हमें पता था कि आधे से ज़्यादा मरीज़ वापस नहीं आएंगे। अब तक एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई थी। मेरे दोस्त मुझे, मेरे जो डोनर्स होते थे वो कहा करते थे कि अब NICVD गए हैं, वहाँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अच्छा हार्ट वेल्व की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, हमें बता दीजिएगा, हम पैसे दे देंगे। तो यही बात मैंने सर्जन रहमान से बात की कि इस तरह वो लोग देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा यार इससे फ़ायदा नहीं होगा। क्यों उसने कहा कि मासेस को फ़ायदा उस वक्त होगा जब हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लें। हाँ तो 3 महीने के अंदर कोई 8 करोड़ रुपए जमा किए और 2 थिएटर ऐड कर दिए और ICU डबल कर दिया। 8 20 करोड़ बेड का हो 3 गया, महीने में 3 वाह महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है हमने जब, तो हमारी वेटिंग लिस्ट जो है ना 6 माह पे आ गई, 3.5 साल से। वाह लेकिन ये भी एक मुश्किल काम था। सब जमा हो गए थे और ये 91 की बात कर रहा हूँ और 91 में मेरी शादी होनी थी। ये अक्टूबर में काम शुरू हुआ था और दिसंबर में मेरी शादी प्लान थी। और मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि आप लोग, तुमने जो है 20 तारीख को पहुँच जाना है। 22 को मेरा निकाह था। वहाँ के उस ज़माने में फॉग बहुत होती थी, तो फ्लाइट, तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले पहुँचना है कि इसका रिस्क नहीं ले सकते आप। हाँ तो मेरे घर वाले तो चले गए थे 15 तारीख को, तो सारी हो गई थी। आखिर में मेरे पास 6 लाख रुपए रह गए, कमी थी। तो मैंने एक दिन किसी को फ़ोन किया तो उसने कहा चलो 1 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, 5 लाख रुपए रह गए। तो एक दिन मैं बैठा उठा हुआ था, तो फिर मैंने किसी साहब को फ़ोन किया कि मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि देखो एक साहब है मेरे, वो ये चेन्यूट जमीयत इस्लामिया जो उनका था, उनके प्रेसिडेंट है, वो कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, अगर वो नहीं गए तो मैं उनको लेके आऊँगा। अच्छा और कल मैंने फ्लाई करना था शाम को। सही है अच्छा, ये शाम को मेरी बात हुई है। मैं रात को आके जैसे घर पे लेट पहुंचा, सो गया। तो 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली, बड़ी घबराहट में ना, जैसे पेल्पिटेशन हो रही है, पसीने आ रहे हैं, दिसंबर का महीना, पसीने आ रहे हैं। और मैं सोचा ऐसी कोई वो नज़र नहीं आ रही थी, बस जहन में ये था कि यार ये मेरे ऊपर अभी 5 लाख रुपए रह गए हैं। तो करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। कोई 2 बजे के करीब मैं उठ गया।
मैं उठा, वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और 2 रकात नमाज़ पढ़ी और मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, या अल्लाह, जब मैं सुबह उठूँ तो मैं जब कल शहर छोड़ूँ तो मेरे सर पे कर्ज़ का बोझ ना हो। और ये दुआ मैंने ख़त्म जैसे की नहीं और मैं जैसे कुछ हुआ नहीं, मैं सो गया। सुबह उठा, मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे कहा था 9 बजे फ़ोन करना, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी वो साहब आज नहीं गए हैं, हम लोग 11 बजे आ रहे हैं आपके ओह! पास। 11 बजे उस दिन हमने इसको शुरू भी करना था, तो नई बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया था। जब वो आए तो उन्होंने देखा, बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छा अब मसला क्या है? मैंने कहा मसला कुछ नहीं है, बस काम तो हो गया, ठेकेदार के 5 लाख रुपए मैंने देने हैं और मेरी अभी फ़्लाइट है 3 बजे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो निकले यहाँ से, अपने एयरपोर्ट जाएँ, डॉक्टर रहमान, सर्जन रहमान जो मेरे उस्ताद थे, हम इनको 5 लाख रुपए के चेक दे देंगे। लवली। और मैं निकल गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। माशाल्लाह। 95 में मैंने फ़ेलोशिप कर ली और फ़ेलोशिप करने के बाद मैं अपने वहाँ पहुँच गया वापस। फिर मैं सिंध गवर्नमेंट से गया हुआ था, तो मेरी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी में हो गई, डा मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और मेरी तनख्वाह थी 3000। 3000। हाँ, और मुझे ये कहा कि अगले 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है कार्डियक सर्जरी की, जिसका मुझे पता था। और मैं उसके साथ गया था कि मैंने ख़ुद बनाना है मुझे। तो आते ही मैंने कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई और पैसे जमा करने शुरू कर दिए, डोनेशंस। डोनेशन जमा करने शुरू कर दिए। कोई 10 करोड़ रुपए जमा किए। एंड यू वर हैविंग डोनर्स ऑलरेडी। कुछ डोनर्स थे और भी चाहिए होंगे, अब तो 10 करोड़ की बात थी। तो आप माशाल्लाह आपने टीम भी साथ में स्ट्रॉन्ग बनाई और आप कह रहे हैं कि जिन लोगों का विज़न था इस तरह का वो मेरे साथ जुड़ते गए। लेकिन क्वालिटी चेक रखना, कॉन्स्टेंटली चेक एंड बैलेंस रखना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैंने एम्पावर किया उनको, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज़ रही होंगी आपकी। अगर आज इंडस माशाल्लाह सारे जितने भी ब्रांचेज़ हैं बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, तो कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी होगी सस्टेन करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो सबसे ज़्यादा लोग चाहिए, ठीक है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोगों से चलता है, पैसा आ ही जाता है। अगर आप डिलीवर कर रहे हैं ना तो लोग आपके पीछे चल के आते हैं, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लेके आते हैं आपके लिए पैसा। तो मैंने इनसे तो ये तो एक डेफिनेटली काम है और उसमें अच्छे लोग मिलते चले गए हैं। आगे सस्टेनेबिलिटी की एक बात है कि हमारी सब जो स्ट्रेंथ है ना, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है, वो यकीन है। वो अल्लाह पे यकीन है और यहाँ से यकीन है कि जब हम शुरू कर रहे थे तो लोग यही कहा करते थे कि आप, क्योंकि हमने तो काम शुरू करा दिया था 2005 में बगैर पैसे के, और ठेकेदार को कहा था कि जब पैसे आएंगे दे देंगे, बस तुम ऐसा करना कि बिल दे दिया करना ताकि किसी को दिखा के मांगने में आसानी। तो मैं एक साहब के पास पहुंचा था जो हमारे पुराने डोनर से, डा मेडिकल कॉलेज के हेल्प करते थे, वो थाईलैंड में रहते थे। तो वो आए हुए थे, तो उनसे मैंने वक्त लिया और उनके पास मैं पहुंच गया। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो मेरी जेब में 10 लाख रुपए के बिल्स थे और अकाउंट चेक किया तो 3 लाख रुपए थे। तो उनके पास पहुंच के मैंने उनसे कहा कि हमने एक ऐसा अस्पताल बनाना है जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो खूब हंसे, मुझे कह रहे कि डॉक्टर साहब अस्पताल बनाना इतना आसान काम नहीं है, अच्छा, और उसको चलाना उससे और मुश्किल काम है। तो चले मान लेते हैं कि शायद बन जाए, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड है, आप ये करते रहे हैं। तो आपने PWA किया, फिर कार्डियक सर्जरी बनाया, तो यकीनन उसके अंदर हम समझते हैं कि शायद बन जाए, क्योंकि मुश्किल होगा लेकिन बन जाए। चलेगा कैसे? मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। कहते वो तो ठीक है अल्लाह चलाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं। मेरे नज़दीक ये शिरक है। मुझे वो तबलीगी आदमी थे, कहने डॉक्टर साहब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन अल्लाह भी आसमान से तो नहीं फेंकेगा ना, कोई ज़रिया होना चाहिए। मैंने भी मौका मुनासिब समझा, मैंने कहा आप दे देंगे। कहना वो ठीक है मैं दे दूँ, लेकिन मैं मर जाऊँ और मेरे बच्चे ना दें। मैंने कहा मेरा स्टैंस वही है कि अल्लाह चलाएगा, आप बहस कर रहे हैं। तो आप समझते हैं आपके बच्चे के पास एक ऑप्शन है, मैं समझता हूँ आपके बच्चे के पास 3 ऑप्शन है। ओके।
नोइंग यू, आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि आपकी सुन्नत को जारी रखें। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अल्लाह ताला आपके बच्चों को 6000 गुना ज़्यादा दे, मुझे 6000 गुना ज़्यादा दे वो। और तीसरा ऑप्शन जो आपका खदशा है कि अगर वो ना करें तो अल्लाह किसी को दे के वापस ना ले। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और आदमी को डिफ़ाइन कर देगा, वहाँ से टेक ओवर कर लेगा। अच्छा, वही कहने लगे यार मैं किस पागल के हत्थे चढ़ गया हूँ, तो मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप कितने सीरियस हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं समझता हूँ इंसान का मिशन विजन हो नहीं सकता जब तक कि वो कुर्बानी के लिए तैयार ना हो। और कुर्बानी माल की भी होती है, आल औलाद की भी होती है, और जान की भी होती है। और मैं इस तमाम चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और ये मैंने उसमें ये करके दिखाया, क्योंकि जब मैं सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी बना रहा था, 95-96 की बात है, तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 3000 रुपये थी। मैं एक ऑपरेशन प्राइवेट में करता तो मेरे साल की तनख्वाह निकल आती, और मैं दिन में 3 कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझसे कोई काम लेना था, अल्लाह मियां ने मुझे मोहब्बत ही नहीं दी इस चीज़ की, तो मैंने नहीं किया। तो ये भी बड़ी कुर्बानी है। फिर मेरे घर वालों ने बड़ी कुर्बानी दी, मेरी वाइफ ने कुर्बानी दी, मेरे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप तो अपने पैशन में कर रहे थे, लेकिन फैमिली के कितने सेक्रीफाइसेस रहे होंगे, उनका सपोर्ट डेफिनेटली उनका था, और उनकी कभी उनकी तरफ से आया यार हमें तो आप टाइम नहीं देते और हमारे लिए तो आपने वक्फ नहीं किया टाइम, क्योंकि आपका वक्त तो ज़्यादा वहाँ जा रहा होगा ना? हाँ, नहीं ऐसा डेफिनेटली होता है, उनको एहसास होता है, लेकिन मैं हमेशा उनको साथ लेके चलता रहा। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी, आज मैं अगर यहाँ मौजूद हूँ तो मेरी वाइफ की कुर्बानियाँ, मेरे वालिदैन की कुर्बानियाँ, मेरे बच्चों की कुर्बानियाँ हैं। और लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता कि जितना क्वालिटी टाइम दे सकता था मैं उनके साथ देता रहा। मैं बच्चों को स्कूल खुद छोड़ा करता, अच्छा। नर्सरी से लेकर क्लास यूनिवर्सिटी तक तीनों बच्चों को मैं छोड़ता था। इसकी एक वजह भी हुई थी। एक दिन वो मैं आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब मेरा बड़ा बेटा जब 3 साल का था, तो कल हसन कह रहा था कि एक दिन बाबा हमारे घर आए थे ना, तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा, वो रोज़ आते हैं, जब वो जाते हैं तो आप सो रहे होते हैं, जब आते हैं तो आप सो रहे होते हैं। तो उस दिन मैंने फ़ैसला किया था कि मैं बच्चों को खुद स्कूल छोड़ूंगा। और मैंने नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक, मेरी वाइफ मुझे कहा करती थी कि आप थके हुए आते हैं, लेट आते हैं, ड्राइवर है वो छोड़ देगा। मैंने कहा ये नहीं करना। अच्छा, जब मैं ये बातें करता रहा कि जी इतनी वो होगा, इतनी कुर्बानियाँ सब लोगों ने दी हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा। मैं उस वक्त मुझे एहसास हो चुका है ये शख्स मेरा इम्तिहान ले रहा है। अच्छा। तो मैंने उनकी बातों से, फिर उनके जेस्चर से, उनकी फेस रीडिंग से मुझे एहसास हो गया था। जब ये बात ख़त्म हुई ना, ये 20 मिनट का कन्वर्सेशन था, तो उन्होंने कहा कि देखें डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? मेरी जेब में 10 लाख के बिल थे, मेरे अल्लाह ने 10 करोड़ रुपए दिए। और ये सिर्फ अकेले नहीं थे, 99.99% लोगों ने यही कहा था कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे, 1 महीना, 6 महीना, साल आप पैसे ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से आज इस साल 2024 11 अगस्त को हम 17 साल के हो गए। तो 150 बेड से कराची का जो हॉस्पिटल शुरू हुआ था वो 300 बेड का हो गया, और इस वक्त 13 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया, 120 ऑपरेशन चल रहे हैं। हमारी प्राइमरी हेल्थ की 105 क्लिनिक्स चल रही हैं माशाल्लाह। हमारे पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम 51 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं। हमारे मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं कोई 24 के करीब। हमारे जो 3 ब्लड सेंटर्स हैं, हमारे 3 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जहां हम आर्टिफिशियल लिब्स बनाते हैं। तो हम माहाना 5 से 6 लाख मरीज़ माहाना देखते हैं। तो हमारे पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था, और इस साल का बजट 57 अरब रुपए था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे दोस्त, और अभी कराची का हॉस्पिटल एक्सपेंड हो रहा है 1350 बेड के ऊपर। उसका फेज़ 1 अब हम नई बिल्डिंग में मूव कर गए हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए? बिल्कुल। हमारा जो 4 चीज़ें हैं हमारे अंदर, एक तो ये टोटली पेपरलेस, ओके टोटली कैशलेस, ओके, इंडिस्क्रिमिनेट और इक्विटेबल, मतलब हर एक को, ना मज़हब, ना जात, ना पैसा, कोई नहीं होता। और जो किस भी किस आएगा, चीज़ का इलाज होता है? तमाम चीज़ों का होता है इलाज, सिवाय न्यूरो साइंसेस के नहीं होता। और बड़ों के कैंसर का नहीं होता। बच्चों के कैंसर का हमारा सबसे बड़ा यूनिट है।
ओके जिसमें कोई 1200 नए मरीज़ हर साल आते हैं। और ओके मरीज़ पूरे पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, जहाँ वर्कर क्लास है जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, वो इलाज कराने आते हैं। तो हम सिर्फ इलाज नहीं करते, उनके रहने सहने जो बाहर से आए हुए हैं उनके सोशल एक्टिविटीज़ उनके साथ करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बच्चे जब डायग्नोस होते हैं ये स्कूल नहीं जा सकते हाँ क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। हाँ तो हमने एक इन हाउस स्कूल भी खोला हुआ है जहाँ अच्छा पर इनको हम जो उनका टाइम ज़ाया हुआ है उसमें उनको हम पढ़ा के रखते हैं ताकि ये वापस जाके अपनी क्लास में जाएं। वाह क्योंकि सबसे पहला डायग्नोसिस कैंसर का पता लगे ना तो वो डेथ वारंट होता है लोगों के लिए कि जी बस अब मौत है। फिर दूसरा जब ठीक होके चले जाते हैं तो उनको एक और शौक मिलता है कि वो अपनी क्लास से नीचे हो जाते हैं, अपने दोस्त में से हो गए। तो 5 साल पहले हमने ये शुरू किया था कि एक स्कूल बनाना, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पर अब डोनेशंस के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं, लेकिन ये है मतलब अब कि माशाल्लाह इतना नाम हो गया है डेफिनेटली और वो काम भी करके दिखाया बिल्कुल है। सही है, वो डेफिनेटली और एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया। हाँ नाम देखिए मेरा, हमने पहले ये सोचा था कि ये पर्सनालिटी डिपेंडेंट ना हो, ये किसी को डॉक्टर बारी के नाम से नहीं जानते हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल को इंडस हॉस्पिटल से जानते हैं। जब मुलाकात हो जाए तो ठीक है, डॉक्टर बारी भी इसके साथ हैं। और मेरा एक दोस्त थे अदनान अजदर जो हमारे साथ थे उस वक्त से, तो उसने मुझे कहा था कि बारी तुम जब हम शुरू कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल 1:10 के स्केल पे देखो तो तुम 10 पे खड़े हुए हो और इंडस 0 पे है। तुम्हारा एक KPI है कि तुम जल्द इंडस के ब्रांड को 10 पे ले जाओ। तुम्हारे ब्रांड की मुझे फ़िक्र नहीं है कहीं भी चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर जब आप सोशली घूमते हैं, लोग कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं भी पहचानते। तो ऐसी एक जगह में गया तो वहाँ पर एक साहब किसी टेबल पे बैठा तो ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते थे। ठीक है तो तारुफ हुआ आपस में, तो मुझे अच्छा जी आप कहाँ होते हैं, क्या डॉक्टर हैं, अच्छा कहाँ काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं इंडस में काम करता हूँ। अच्छा इंडस में वो जहाँ डॉक्टर ज़फ़र होते हैं, जी 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 जी। लेकिन एक ने कहा डॉक्टर अमीन हो, मैंने कहा बिल्कुल वही है। तो इत्तेफाक से फिर कोई साहब आ गए जो मुझे जानते थे, हाँ तो फिर वो शुरू हो गए, उन्होंने कहा ये अच्छा। तो फिर लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ना एक ब्रांड बन गया है। इसलिए चलाने के लिए अब जो आपका सवाल था कि जी सस्टेनेबल कैसे होगा, कि मैंने बहुत सारा एक घुमा के ये सारी ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रिकॉर्डेड चैरिटी है वो 252 बिलियन रुपीस की होती है। 252 बिलियन रुपीस की रिकॉर्डेड चैरिटी। अनरिकॉर्डेड जो आप हम घर पे अपने डोमेस्टिक वर्कर्स, कभी किसी के घर की छत गिर गई, कभी किसी के इलाज होता है, किसी के बच्चे की शादी है, वो इससे वो अलग 4-5 है। गुना है। हाँ है तो ये 1200 बिलियन से ज़्यादा है। हाँ पोटेंशियल बहुत है। एक आप डिलीवर करें, क्रेडिबिलिटी हो जाए आपकी, तो वो जो है ना आपके लिए आसान है। फिर आपको जैसे आपने कहा कि लोग दे देंगे, तो एक तो वो है। ज़कात का इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। दुनिया में मुसलमान जो ज़कात जितनी बनती है वो तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस की है। तो बहुत उसमें गुंजाइश है और ये चलता रहेगा। ये तो बढ़ती है और इट्स ऑलवेज ग्रोइंग। हर एक अपना देख ले कि आपने 5 साल पहले क्या ज़कात दी होगी, आज क्या देगी, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ लेकिन बच करना ये है कि आपने डिलीवर करना है। आपके जो मरीज़ हैं वो आपके एम्बेसडर हैं, वो जब बात करते हैं तो उससे ज़्यादा कोई बड़ा एम्बेसडर नहीं होता। लेकिन जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं तो यकीनन ये हमको एक एक्नॉलेजमेंट है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। एक तो ये है कि यूथ जो लोग हैं ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। स्कूल में अभी भी जाते हैं, अच्छा। स्कूल में लोगों के अंदर जाते हैं, उनसे मैं हमारे प्रोग्राम चल रहा है इंडस यकीन, एक प्रोग्राम है जो नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक होता है, जिसमें हम बच्चों को मनी बॉक्सेस देते हैं और उनके अंदर एक आदत डालनी है कि पैसे जमा करो, फिर अपने पे खर्च करो और अपने जैसे दूसरे बुजुर्ग ही नहीं इंडस को दे दें। लेकिन जो रिस्पांस मैं देखता हूँ ना और जो वलवला उनमें नज़र आता है कि अब लियारी के एक स्कूल, किरण फाउंडेशन का एक स्कूल है वहाँ पर, तो वहाँ गए थे तो वहाँ पर उन्होंने उन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए जमा किए। अच्छा वो हर कोई उधर गए, खोखे पे गए, किसी से 1 रुपया, किसी 2 रुपया करके 2.5 लाख रुपए जमा। वाह तो जब जमा होते मैं जाता हूँ तो मैं उनसे बात कर रहा था कि आप क्या करोगे। किसी बच्चे ने कहा मैं क्लास 1 में डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा ये करूँगा, मैं नर्स बनूंगी, किसी ने कहा। तो फिर मैं पूछने लगा आप इंडस के लिए क्या करोगे। तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि ये क्लास 2 का बच्चा होगा, 6 साल का बच्चा था,
कहता है सर मैं इंडस के लिए 1000 अरब रुपए जमा करूँ। अभी क्लास 2 का बच्चा। अब आप सोचें कि जिस कौम में इस किस्म के बच्चे होंगे वाह, तो आप कैसे ये सस्टेन नहीं करेंगे। माशाल्लाह। हम चैरिटी रजिस्टर्ड हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी जो बाहर हैं, आज हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से, मरीज़ों की दुआओं की वजह से और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी की वजह से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। तो ऐसे बच्चे मिलते रहते हैं जो कि कुछ अपनी जेब से, जैसे लंदन में एक दफ़ा मैं गया, अपनी तकरीर कर रहा था, उसके बाद फंड रेजिंग शुरू होनी थी, तो एकदम मैं बैठ गया आपस में, मैं देखा किसी ने मुझे कंधे पे टैप किया है। अच्छा। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कोई 9 साल की बच्ची होगी। उस बच्ची ने अपने कानों से बालियाँ उतारी और मेरे हाथ पे दी और कहने लगी सही, ये बहुत थोड़ा है, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और इंडस्ट्री के लिए काम करूंगी। लवली। ऐसी इतनी मिसालें हैं। तो जब इस किस्म की कौम होगी तो ये कभी भी सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं रहेगा। मुझे जवाब मिल गया सस्टेनेबिलिटी। लेकिन और फिर भी डेफिनेटली हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जी चीज़ों को हम अपनी कोई नई मेडिकल इनोवेशंस के ऊपर जा रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर करें, यहाँ पर बनाना शुरू करें। अच्छा। हमारा ब्लड सेंटर जो है ना, जो कि डॉक्टर सबा जमाल एक फोर्स ऑफ नेचर है, मतलब इतनी मेहनती खातून मैंने नहीं देखी। उन्होंने, हमारा ब्लड सेंटर इस वक्त साक रीजन का पहला है जो AABB जिसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट इन ब्लड एंड बायोथेरेपीज़ का एक्रेडिटेशन है, साक रीजन का पहला है। हमारी लैब कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी से एक्रेडिटेड है, आगा खान के बाद दूसरा हॉस्पिटल है जो हुआ था। तो हम क्वालिटी का म्यार रखते हैं और क्वालिटी का म्यार ये रखा कि जहाँ हम अपना इलाज करें। तो हम कुछ चीज़ें, उन्होंने कुछ जो टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट या क्रॉस मैचिंग के लिए यूज़ होता है, वो कुछ चीज़ें यहाँ डेवलप करनी शुरू कर दी हैं। तो अच्छा। वो फाइनल स्टेजेस पे हैं और जैसे ही उसके अप्रूवल हो जाएगा तो वो हम पाकिस्तान में भी अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, पाकिस्तानियों की ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे इसको वो कराएंगे और फिर उसके बाद हमारे लिए दुनिया खुल जाएगी, तो वो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो ऐसे और भी इक्विपमेंट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंडाउमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वक्फ बना रहे हैं ताकि उसकी रेवेन्यू से फिर हम काम करें। डेफिनेटली जब नई जनरेशन आएगी, हम चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमको इतनी वो मोहलत दे दे कि हम इसको पैरों पे खड़ा कर दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और माशाल्लाह जितना अभी तक आपने किया है वो तो मतलब उसकी तो एग्जाम्पल कोई और मिलती ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मेरा एक और सवाल है कि आप बिकॉज इस सारी सिचुएशन में आप बहुत रिजिलियंट थे और रेजिलियंस ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है, पर कभी ऐसा कभी मायूसी हुई, कोई ऐसा मोमेंट था जब बहुत ही ज़्यादा आप डाउन फील कर रहे थे, आपको लगा, जैसे कि एक मोमेंट आपने बताया अपने दोस्त के बारे में कि उसे ऐसा लगा कि यार अब नहीं करते, छोड़ देते हैं, क्या आपको खुद कभी मायूसी हुई किसी मोमेंट में? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वो नहीं आया कि ये कि बस छोड़ दो। अब जो है ना, एक इंस्टीट्यूशन बन गया है तो लोग आते रहते हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी आते हैं दूसरी जगह से। वो सवालात उनके यही सवाल जो आप कर रही हैं इसी किस्म के होते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं, मायूसी की बात करते हैं। देखिए, मैं अपनी स्ट्रेंथ जो समझता हूँ ना, वो यकीन की है, वो मेरा स्ट्रेंथ है। बहुत गुनाहगार होंगे हम लोग सब, अल्लाह को अब बंदा खुद जानता है और अल्लाह जानता है उसके बारे में, लेकिन यकीन हमारा पुख्ता है, वो स्ट्रेंथ है हमारी। चैलेंजेस आते हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, चैलेंजेस आते हैं, कैश फ्लोज के इश्यूज़ भी आते हैं, उस वक्त भी आते हैं, लेकिन लोग सवाल यही कहते हैं आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो उसका आंसर तो एक ही है कि मुसल्ला बैठाया, उस पर खड़े हो गए, अल्लाह से दुआ की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह से कहा कि अल्लाह मियां हम इस काबिल नहीं हैं, और फिर रास्ते निकल आते हैं। क्या कभी किसी चीज़ का रिग्रेट हुआ? रिग्रेट नहीं हुआ। नहीं, कोई ऐसा डिसीजन के लगा हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा किया हो कि ये ना किया हो। हाँ। लेकिन ये कभी कभी होता है जब आपके साथियों में से कुछ लोग आपके उससे मिशन से थोड़ा सा वो होते हैं, तो फिर क्योंकि जब आपका एक मिशन होता है फिर उसके बाद लोगों के इस्तेमाल करते हैं। शुरू में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, अपने साथी भी मेरे पे कन्विंस नहीं थे, लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने इनको यकीन कराया, क्योंकि हमने काम शुरू कर दिया था 2005 में बनाना,
और मई में, और अक्टूबर में ज़लज़ला आ गया था तो हम सब वहाँ चले गए। तो एक साल हम लोगों ने इस हॉस्पिटल पे काम नहीं किया। हम मोबाइल हॉस्पिटल वहाँ बनाया और वहाँ हम रिलीफ करा करते थे। तो वहाँ पर जिस तरीके से जिन हालात में मेरा जो मोबाइल हॉस्पिटल हमने मूव किया था, वो जिस जगहों से जा के गए जहाँ मुमकिन नहीं था कि वो क्रेन जाए और वो पानी से के अंदर से जाए। जब मैं वापस गया उसके बाद, तो मेरे दोस्त का वहाँ से फ़ोन आया, उसने कहा कि भाई इंडस फ्री चल जाएगा। तो जब ये चीज़ें, तो मैंने उसको कहा यार, मैंने अल्लाह से ये दुआ नहीं मांगी थी कि कोई इतना बड़ा कोई आफत आए जिस पे तुमको यकीन आए जिसके ऊपर। तो वो बस कभी कभी होता है कि यार जी उस पर स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोगों को यकीन कराना पड़ता है, वो थोड़ा सा रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 90% जो फंड्स हैं वो पाकिस्तान से मिल रहे होते हैं इंडस को। तो क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो हम इंटरनेशनली फंड्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं? और देखिए 90% ये आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। उस वक्त ये होता था 92% पाकिस्तान से होता था और 8% बाहर से होता था। अच्छा। तो वो मैं जब जाता था बाहर तो मैं उनसे यही बात करता था कि आपको पाकिस्तान से बहुत अजीब अजीब खबरें मिलती हैं। पाकिस्तान में ये है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, लाइट नहीं आती और सड़कें टूटी हुई हैं। तो मैं उनसे कहता मैं पाकिस्तान से आपके लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ कि इंडस हॉस्पिटल का जो बजट, ऑपरेशनल बजट है, वो 92% पाकिस्तान से रेज होता है और 8% बाहर से होता है। तो उसके ऊपर जो है, लेकिन कम से कम सौदा 50-50 का तो करें ना हमारे साथ। उसके बाद फिर हमारे चैप्टर्स बढ़ना शुरू हो गए, सब कुछ किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हमारा 60-40 हो गया है। अच्छा। 40% अब बाहर से होता है। अच्छा। और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और वही हमारी है कि बाहर से ज़्यादा हो। और बाहर के होने से दो चीज़ें हैं, एक तो आसानी ये है कि फॉरेन एक्सचेंज में होता है और आपका वैल्यू रुपी डी वैल्यू हुआ। अभी 2 साल पहले से जो सूरत हाल आई, हम अगर हमारे पास बाहर पैसा ना होता तो हम ये अस्पताल कंप्लीट ना कर सकते, आज हम वहाँ शिफ्ट ना हो सकते। तो उसने हमको काफ़ी सपोर्ट किया है और अब हमारे और चैप्टर्स बढ़ रहे हैं। अब यूरोप में भी, जैसे यूके में है, हम यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूई में है, दुबई में, और उसके अलावा यहाँ पर अपना जो है फ्रांस में हो गए, फिर हमने अभी स्विट्ज़रलैंड में है, जर्मनी में है। अब हम जो है ना डेनमार्क में और नॉर्वे में, स्वीडन में और इटली में और स्पेन में ये बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट मंथ एक पूरा मई के महीने में पूरा महीना मेरा यूरोप का ट्रिप है इस मकसद के लिए। तो मैं खुद जाता हूँ उन जगहों पे और दूसरी टीमें भी जाती हैं, हमारे दूसरे ट्रस्टीज भी जाते हैं। तो वो बढ़ा रहे हैं। और अब हम ज़्यादातर, अब आइंदा हमारी कोशिश ये है कि हम एंडाउमेंट क्रिएट करें और कोई तकरीबन $100 मिलियन का एंडाउमेंट हमारा टारगेट है कि हम अगले 4 साल के अंदर $100 मिलियन रेज़ करें, एंडाउमेंट के अंदर वक्फ बनाएं और उसकी इनकम से हम हॉस्पिटल को चलाने की कोशिश, कम से कम 50%, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 30-35% एंडाउमेंट से रेज़ करती हैं। हमारी कोशिश है कि हम उसको 50% ले जाएं और इसमें मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने बात की हुई और टीम पूरी लगी हुई है कि इसको इस तरह ले जाएं। अब आगे अगला टारगेट, मेरे 2 टारगेट हैं। एक टारगेट तो ये है कि हम इतना एंडाउमेंट क्रिएट कर लें, ठीक है, जो कि जिससे रेवेन्यू आना वो 50% तक चला जाए। हाँ। और दूसरा टारगेट ये है कि हम प्राइमरी केयर को पूरा पाकिस्तान कवर कर लें, क्योंकि अगर हमने प्राइमरी केयर को कवर नहीं किया तो हमको फिर अस्पताल बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइमरी केयर को बढ़ा दें और प्रिवेंशन के ऊपर काम कर लें, लोगों को एजुकेट कर दें, लोग अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आंखें ख़राब नहीं होंगी, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी और पैरालिसिस वगैरह नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर वो मेरा ख्वाब है कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इतनी हमको ज़िंदगी दे दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में वो देख लें जो हम चाहते हैं। आमीन, आमीन। और मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। आमीन सो आमीन। आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था? आई मीन बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इस पूरी जर्नी की, लेकिन कोई एक मोमेंट जो बहुत ही यादगार हो आपके लिए? देखिए, एक जज्बाती, जो सबसे ज़्यादा जज्बाती था वो अभी जब नई बिल्डिंग में एमरजेंसी मूव कर रहे थे हम लोग। अच्छा। क्योंकि उसके 6-7 साल 8 साल से हम कोशिश कर रहे थे और वो एक
मौका था जो कि मेमोरेबल मौका था कि जी इतनी बड़ी चीज़ बन जाए, ये यकीन नहीं आता था कि मतलब यकीन तो था अल्लाह के ऊपर, लेकिन ये कि अपनी आंखों के सामने देखना कि इतना बड़ा अस्पताल खड़ा हो जाए, ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है। ये कोई 1350 बेड का पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। दूसरा जो है ना, जो एक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमने शुरू कर दिया था, जब शुरू कर रहे थे हमने, हमारी एक एंजियोग्राफी की मशीन थी। अच्छा। एंजियोग्राफी मशीन की मैंने एलसी खुलवा दी, कोई वही 4 करोड़ की मशीन थी, और बगैर पैसे के, मतलब ज़ीरो मार्जिन के ऊपर खोल दी एलसी, और उसमें कोई 4 से 6 महीने उसकी डिलीवरी टाइम था। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो हम सब बैठे हुए थे, तो मेरे साथी डॉक्टर अख्तर अजीज़ थे, तो मुझसे पूछने लगे कि वो एंजियोग्राफी मशीन कब आएगी। मैंने कहा एनी डे। कहते पैसे? मैं वो तो नहीं आए। अच्छा, वो मुझसे पूछ इसलिए भी रहे थे कि वो ठेकेदार उनको तंग कर रहा था कि एक वॉल हमने छोड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ से उसको बड़ी मशीन थी, वहाँ से शिफ्ट करना था। तो लिटरली वो जब अब कुर्सी से गिर गए थे, मैं कह रहे तुम करते क्या हो भारी ये चीज़। मैंने कहा यार भेजा हुआ है रिक्वेस्ट लोगों को, कोई आ जाएगा। जो ये हम बातें कर रहे थे तो मेरा फ़ोन बजा, अच्छा। और मैंने एक फ़ोन था, एक ट्रस्ट था, उस जो फाउंडेशन थी जिसको हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि जनाब कल बोर्ड की मीटिंग थे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है, और एंजियोग्राफी मशीन आपकी, ये चेक किसके नाम बनेगा। तो मैंने उनसे कहा इंडस हॉस्पिटल के नाम बनेगा। तो जब ये मैं बात कर रहा था तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है, मेरा पीए जो है ना एक लिफाफा लेके आता है, वो DHL का लिफाफा था, और जो शिपिंग एडवाइस थी कि आपकी मशीन आ रही है। तो मेरा अल्लाह प्लान इस तरीके से करता है कि जितनी चीज़ है, तो वो अख्तर साहब मुझे कहने लगे कि यार भाई, और अल्लाह मियाँ को इतना टेंशन देने की क्या ज़रूरत थी, पहले बता देते कि ये आ रहा है। मैंने कहा नहीं, अल्लाह मियाँ अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर अल्लाह मियाँ ऐसे करते, आसान करते, तो फिर तो कोई हम अल्लाह मियाँ से मांगे ही नहीं। सही बात। तो ये अल्लाह मियाँ से मांगने के लिए अल्लाह मैं कहता हूँ आप तो मेरे सामने आओ, फिर मांगोगे तो मैं भेजूँ। तो वो एक मेमोरेबल डे था। तो ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर जो है ना, और यकीन बढ़ता चला गया कि देखो ये ऐसे ऐसे होता रहेगा, परेशान ना हो। लवली। तो आपकी बहुत सारी लर्निंग्स हैं इस पूरी जर्नी में, आपने बहुत कुछ सीखा है। जो यंग प्रोफेशनल्स आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो यूथ आपको देख रहा है, उनको अगर कोई एक टिप आप देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? 2 टिमें दूंगा मैं। हाँ। एक तो यकीन पुख्ता रखें, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ नहीं हो सकती यहाँ पर। दूसरा, ख्वाब बड़े देखें, क्योंकि कोई ख्वाब किसी की ज़िंदगी में पूरा नहीं होता। विज़न जो है ना बड़ा होना चाहिए। एक रास्ता आप बना जाते हैं, अल्टीमेट जो है ना वो अल्लाह पूरा कर देता है, दूसरे लोग उसमें आते रहते हैं। तो ख्वाब बड़े देखें, और बड़े ख्वाब देने के लिए कि 2 प्रीरिक्विजिट हैं कि आपके पास पैसे बहुत हैं और आपके पास वक्त बहुत है। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं और जो यकीन आपके अल्लाह के ऊपर है, तो उसके पास ना वक्त की कमी है, ना उसके पास सिफर की कमी है। उसने सिर्फ कहना है कुन फयकुन, और हो जाना, और हो जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। मैंने बहुत सीखा, एंड आई एम बहुत होपिंग कि और लोग जो देख रहे हैं वो भी सीखें। इंशाअल्लाह। आई होप एंड आई बिलीव कि इंडस जिस तरह काम कर रहा है आगे भी उसी तरह बहुत सारे लोगों को वो सर्व करता रहेगा, और आपका विजन और लोग भी साथ साथ आपके जुड़ते रहेंगे और पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत शुक्रिया जी।